good morning, welcome to all. Why I'm saying good morning because I'm recording this in the morning 6 a.m. तो इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ. एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर जो है आपका सॉल्यूशंस, है ना बच्चों. सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले हमने सॉलिड्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. सॉलिड्स चैप्टर में हमने सारी चीज़ें एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक कवर कर लिया है स्टूडेंट्स, है ना. और उसके एडिशनल भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस में बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को. तो मैं आपको बता देती हूँ आज प्रतिष्ठा बैच की कौन सी क्लास है. एक्चुअली कल की क्लास में मैंने 12th लिख दिया था, बट कल 11th क्लास थी. ठीक है, प्रतिष्ठा बैच की आज 12th क्लास है. एंड सॉल्यूशंस चैप्टर की आज जो है पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर की आज पहली क्लास है बच्चों. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं. सबसे पहली चीज़ तो यही. तो बच्चों सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसा कि आपका चैप्टर का नेम है तो आपको पता होने चाहिए व्हाट इज़ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस जो है ना वो आपके बहुत ही एक इस तरह का आप कह सकते हो मिक्सचर हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर थिंग्स, बट ये होमोजीनस मिक्सचर है, राइट. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए, ये होमोजीनस है. होमोजीनस मतलब कि जब दो चीज़ें आप मिक्स कर रहे हो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स करने के टाइम पे ये दोनों चीज़ें जो होती हैं स्टूडेंट्स होमोजीनियसली मिक्स हो जाए, मतलब इनके बीच में कोई वॉल ऑफ सेपरेशन ना रहे. आप अगर देखेंगे सॉल्यूशन को तो आपको नज़र नहीं आएगा कि सॉल्यूट कहाँ था और सॉल्वेंट कहाँ है. क्या उनके बीच में कोई क्लियर विजिबल बाउंड्री है, आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा. एग्जाम्पल, अगर आप डिज़ोल्व कर रहे हो बच्चों सॉल्ट को और वाटर को, तो डिज़ोल्व करने के बाद में आप देखोगे कि सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है वाटर में, एंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वेयर द सॉल्ट पार्टिकल्स आर. ठीक है, तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं. एंड सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल ऑफ सेपरेशन या बाउंड्री आपको यहाँ नज़र नहीं आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. क्या होता है ये? इट इज़ द homogeneous mixture, it is the homogeneous mixture of solute and solvent. अब यहाँ पे होमोजीनियस वर्ड को अंडरलाइन करना है आपने, ठीक है ना. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है आप जानते हो. इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वेयर we cannot see the wall of separation or boundary between them. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन. और थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन रहती है. एक बात ये भी है, सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूशंस हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि अगर आपके पास एक बीकर में आपने सॉल्वेंट लिया है और आपने यहाँ पे जो सॉल्यूट था वो लिया है और वो मिक्स हो चुका है, अगर सॉल्यूट लिया था वो मिक्स हो चुका है, तो उनके बीच में कोई वॉल ऑफ सेपरेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है जो अलग कर रही हो इनको. एंड आप कहोगे कि एवरीवेयर द कंसंट्रेशन इज सेम. आप कहीं से भी थोड़ा सा पोर्शन लोगे तो कंसंट्रेशन इज सेम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है सॉल्यूशंस. नाउ वी आर कमिंग टू, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ. यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे जो इस टॉपिक के बाद में आने वाले हैं आपके कंसंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले मोलारिटी, देन मोलालिटी, देन नॉर्मेलिटी, weight by weight percent, weight by volume percent,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें, परसेंटेज जो है, इसके बाद में स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बाद में पार्ट्स पर मिलियन ppm, इसमें फाइंड आउट करना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद में स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन के बाद में आपका, हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको यहाँ पे भी सेम वही डिस्कस करनी है जो चीज़ें, इनकी फार्मूला हमें डिस्कस करना है, फार्मूला के बाद में मेरे को इनके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराने हैं, एटलीस्ट 1-2 न्यूमेरिकल हर टॉपिक की प्रैक्टिस करवाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बता रही हूँ चीज़ की, वैसे ही हम लोग इतना लेट हमने बैच स्टार्ट किया है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स वरीड हैं मैम सिलेबस कैसे होगा, तो ये ही सेम चीज़ें आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके फॉर्मूला, इनका न्यूमेरिकल एंड इनका पूरा कंसेप्ट, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है क्लास 11th के चैप्टर नंबर जो 1 है उसकी क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है वहाँ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन सारी चीज़ों को, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग वहाँ से जा कर के इनको कंप्लीट करेंगे, छोड़ना नहीं है ये टॉपिक, ये आएगा पेपर में, ठीक है, एग्जाम में इट विल कम, इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इस चैप्टर में भी आगे न्यूमेरिकल्स आपको इस टॉपिक से करने पड़ेंगे बच्चों, तो ये टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक आपने वहाँ से करना है, उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उनसे आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इससे आगे चल रही हूँ, सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलेंगे हम लोग। आगे हमने डिस्कस करना है कि सॉल्यूशंस जो हैं बनाए जाते हैं, तो क्या सॉल्यूशंस सिर्फ वही है कि सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व कर दिया, मतलब सॉलिड सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर दिया पानी में, या और तरीके भी होते हैं। तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में ना एक लाइन, एक टेबल दी हुई है आपको, वो टेबल एक बार रीड कर लेना, बहुत ही इजी टेबल है जिसमें ये बताया हुआ है कि सॉल्यूट अगर सॉलिड है और सॉल्वेंट भी अगर सॉलिड है तो उसका सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि एक सॉल्यूट जो है वो भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट हो वो भी सॉलिड हो, उसका एग्जाम्पल है एलॉयज़। एलॉयज़ आर द सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स, है ना, दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, दोनों को मेल्ट किया जाता है फिर ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे आपको सॉलिड के अंदर सॉलिड डिज़ोल्व करो, सॉलिड के अंदर गैसेस डिज़ोल्व करो, या सॉलिड के अंदर लिक्विड डिज़ोल्व करो, इसके फिर लिक्विड्स के अंदर तीनों चीज़ें डिज़ोल्व करो, फिर गैसेस के अंदर तीनों चीज़ें डिज़ोल्व करो। इसकी पूरी टेबल आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी में, उसको रीड कर लेना, उसके एग्जाम्पल्स रीड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी, कौन सी टेबल, स्टार्टिंग में ही पहले या दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगी टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसके अंदर क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड इनके एग्जाम्पल करने बच्चों, ठीक है। और ये तीनों ही चीज़ें क्या होंगी, तीनों ही चीज़ें जो हैं सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसियस स्टेट में दी हुई हैं, इसमें दी हुई हैं, तो आपको ये सारा जो है वो टेबल रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो लेट्स स्टार्ट, आज का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिज़ोल्व करने वाले हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमारा टेबल जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम अगर सॉलिड्स को डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड के अंदर, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे पहली चीज़ ये आती है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे, एंड डिसोल्यूशन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों डिसोल्यूशन भी एक टर्म होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है उसकी बात करते हैं पहले, तब आपको सॉल्युबिलिटी पे लेके चलेंगे। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन टर्म जो है ना बच्चों वो आया है डिसॉल्विंग से। अपने माइंड में एक चीज़ रखना, डिसॉल्विंग की बात हो रही है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन जो है वो है डिसॉल्विंग। अगर आप एक सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, किसके अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर, उस प्रोसेस को ही हम डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, उनका होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूट इनटू
सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन। अब यहाँ पे एक और टर्म भी है इसका, रिवर्स, क्रिस्टलाइजेशन। अगर जो सॉल्यूट मिक्स हो चुका है उसको वापस लेकर के आना सॉल्यूशन के अंदर से, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो सॉल्यूट अगर डिसॉल्व होता है तो डिसोल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के अंदर से बाहर आ जाता है तो उसको कहेंगे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, the process of dissolving solute, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की, तो हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट इनटू लिक्विड, सॉल्वेंट into solvent. The process of dissolving solute into solvent is known as dissolution। और यहाँ पे कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर वैरी करने से आप जानते हो क्या होता है, टेम्परेचर वैरी करने से बच्चों जो डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। गर्म पानी होगा, अगर गर्म आपने सॉल्यूट ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया है, तो सॉल्यूट्स जल्दी डिज़ोल्व होने लग जाते हैं। ठीक है, उनका जो पार्टिकल्स जो डिज़ोल्व हो रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। बच्चों क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है समझने में। क्रिस्टलाइजेशन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर क्या किया है हमने, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्वेंट, और इसके अंदर क्या है यहाँ, सॉल्यूट। तो अगर आपने इनको मिक्स करवा दिया, आपने लिया था सबसे पहले सॉल्यूट लिया बच्चों, पहले लिया आपने 1 ग्राम, डिज़ोल्व करवाया, डिज़ोल्व हो गया आराम से। फिर आपने लिया 50 ग्राम, उसको डिज़ोल्व कराया तो वो भी हो गया डिज़ोल्व आराम से। अब आपने ले लिया 100 ग्राम, तो 100 ग्राम जो आपने ऐड कर लिया है, मतलब टोटल जो सॉल्यूट था वो 100 ग्राम हो गया, तो अब वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया, मतलब अब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। अब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिज़ोल्व रह जा रहे हैं आफ्टर कॉन्स्टेंट स्टरिंग ऑल्सो। अब स्टर कर रहे हो उसको, छोटी सी ग्लास रॉड जो लेकर के, उससे भी आप उसको स्टर करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो स्टर नहीं हो रहा है, मतलब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, डिज़ोल्व तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है डिज़ोल्व? क्या जो अपने पार्टिकल्स बाद में ऐड किए हैं वही डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, या पहले वाले जो डिज़ोल्व हो चुके थे वो भी बाहर आ गए सॉल्यूशंस में से? राइट स्टूडेंट्स, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे ये पढ़ा होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम में, कि होता क्या है यहाँ पे, जो आपने एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड किया, मान लीजिए एक्स्ट्रा आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। कुछ पार्टिकल्स, लगभग आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं 1 स्पून के आसपास जो पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। तो वो एक्चुअली डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, बट वो कोलाइड कर रहे हैं जो लिक्विड के अंदर सॉल्यूट पहुंच चुका है उससे, और जो लिक्विड के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स पहुंच गए हैं वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं, वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो होता ये है कि जब भी आप स्टर कर रहे हो तो जो पार्टिकल सॉलिड था वो तो डिज़ोल्व हो रहा है, बट जो डिज़ोल्व हो चुका था वो क्रिस्टलाइज भी हो रहा है। एंड जहाँ पे डिज़ोल्यूशन का एंड क्रिस्टलाइजेशन का जो लेवल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, या फिर उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक मतलब इक्विलिब्रियम तो चल रहा है, बट आपको अपीयर ऐसा हो रहा है कि अब चीज़ें डिज़ोल्व होना बंद हो चुकी हैं, फर्दर डिज़ोल्व चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर से जो पार्टिकल डिज़ोल्व हो चुका था उसका बाहर आ जाना। क्लियर है? तो जब आप 100, ये डिज़ोल्व हो गया, ये डिज़ोल्व हो गया, बट ये अगर अनडिज़ोल्व रह गया तो इसके बाद में आप एक स्टेज अचीव कर सकते हो जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है। क्या आ सकता है? इक्विलिब्रियम। कैसे आएगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन? द क्रिस्टलाइजेशन इज अ process
द प्रोसेस इन विच डिजॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल डिजॉल्व हो चुके थे, डिजॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स come out of solution, इसका मतलब क्रिस्टलाइज हो जाना, क्रिस्टलाइज on colliding with on collision between solute particles which are dissolved and undissolved, उनमें क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है। कोलिजन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स विच आर डिजॉल्व्ड एंड अनडिजॉल्व्ड। तो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच डिजॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ सॉल्यूशन, कब हो जाएगा सॉल्यूशन से बाहर, जब उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि एट दिस स्टेज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूट है बच्चों आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाता था, सॉल्यूशन बनाता था, ठीक है, ये होता था ना, सॉल्यूशन बन जाता था हमारे पास। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये एक सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, ये बैकवर्ड रिएक्शन भी है। सॉल्यूशन के अंदर से भी अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाते हैं तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, अगर दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन, एंड दोनों चीज़ें सॉल्यूशन से बाहर आ रही हैं तो उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। एंड एट दिस स्टेज हम क्या कह सकते हैं बच्चों, क्या चीज़ अचीव हो गई है, क्या चीज़ अचीव हो गई है, हम कह सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड या इज अटेन्ड, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा, कह सकते हैं आप लोग कि ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी का मतलब जो है उसका मतलब भी यही है यहाँ पे कि चीज़ों को डिज़ोल्व करना, पर कितना अमाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे अमाउंट बेस्ड बात करनी है, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए बात करनी है। तो सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं बच्चों, अ सॉलिड इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब डिज़ोल्व हो कब, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्यों हम टेम्परेचर रेजिस्ट कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चों तो सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है, सॉल्यूट ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, इट इज़ डिफाइंड एज the maximum amount of solid, the maximum amount of solid in grams which can dissolve in 100 gram of solvent, ठीक है, आपका उसके अंदर डिसॉल्व करेगा टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन जानते हो क्या होता है, बट यहाँ पे कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारी कंडीशन, ये होता है सॉल्युबिलिटी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है ग्राम के अंदर, किसके अंदर, ग्राम में उसकी यूनिट लेनी है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। कुछ फैक्टर्स होंगे जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों यहाँ पे, फैक्टर्स जो हमें पढ़ने हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो पहले हम लिख लेते हैं कौन से फैक्टर्स हैं एक्चुअली, उनकी बात करेंगे सबसे पहले। तो पहला ही है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि उनके अंदर फोर्सेस कौन सी काम कर रही हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फैक्टर्स। ठीक है, पहला फैक्टर ये हो गया। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर, ऑफ कोर्स, कि टेम्परेचर जो है वो कितना है, ज़्यादा है कम है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड थर्ड हो जाता है हमारा कि यहाँ पे, चलो पहले हम यहाँ पे इस लेवल पे दो ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तो आज हम लोग बेसिकली शायद एक ही डिस्कस कर पाएंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। होता क्या है ये, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट की हेडिंग डाल दीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आयनिक पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर का एग्जांपल देना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा जो मैंने बोला, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, मतलब पोलर चीज़ें, पोलर जो सोल्यूट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। इसका एग्जाम्पल बच्चों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, NaCl इन वाटर। कैसे डिज़ोल्व होता है उसकी बात कर लेते हैं। वाटर क्या फॉर्मूला है, H2O। NaCl जो है वो आयनिक होता है ना, तो कैसा होता है बच्चों ये भी, Na प्लस एंड Cl माइनस। एंड वाटर का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है वाटर का, ऑक्सीजन लाइक दिस एंड हाइड्रोजन लाइक दिस। ठीक है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहता है वाटर का। अब जैसे ही आपने इन दोनों को मिक्स करा होता है, जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, उस टाइम पे बच्चों होता क्या है कि जिस भी बीकर में आपने इनको मिक्स किया, उस टाइम पे Na और Cl जो है दोनों को सेपरेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और किस तरह से सेपरेट करते हैं वो बात समझो। वाटर मॉलिक्यूल जो है NaCl को बिल्कुल अच्छे से ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेंगे, Na प्लस कर लेंगे और Cl माइनस को अलग कर लेंगे। ठीक है, कितना अलग कर लेंगे भाई, जो Na प्लस है उसको और जो Cl माइनस है उसको वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छे से कवर कर लेंगे, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। कैसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसका मैं शेप दिखा देती हूँ आपको बना करके। Na पे चार्ज कितना है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला साइड है, वाटर मॉलिक्यूल में नेगेटिव पार्ट क्या है, किस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे। वो जो ऑक्सीजन है वो इससे अट्रैक्टेड रहेगा, तो वाटर जो है वो इस तरह से इसके आसपास अरेंज हो जाएगा। देख लीजिए, इसको अच्छे से इस तरह से कवर कर लेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है उस पर क्या चार्ज है बच्चों, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना। तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स ने सोडियम को अच्छे से ऑक्यूपाई कर लिया, अच्छे से घेर लिया साइड साइड से। और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। राइट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जो ऑपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन है यहाँ पे डाइपोल की वजह से, डाइपोल किसके अंदर है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है। यहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन हो रही है, आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे, 11th में पढ़ा होगा। तो बच्चों ये कौन सी इंट्रैक्शन है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन कौन सा है, सोडियम एंड क्लोराइड, एंड वाटर क्या है यहाँ पे, वो डाइपोल कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये अट्रैक्शन है सोडियम के आसपास में, ठीक है, सोडियम के आसपास में जो ये अट्रैक्शन आ चुकी है उसे हम कहते हैं कि इसने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक, अब बात करते हैं क्लोरीन की।
क्लोरीन के ऊपर किस तरह से अट्रैक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव करेंगे इसके साथ में, वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोरीन की तरफ ओरिएंटेड रहेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो तो इससे दूर की तरफ है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। और जो हाइड्रोजन है जो पार्शियल पॉजिटिव है वो इसके पास में है, उससे क्या हो रहा है बच्चों, उससे वो अट्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो रही है। क्लियर है, समझ में आया? तो हम इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बीच में आयंस थे, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, उसके आसपास में क्या हो रहा है बच्चों, उसके आसपास में वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको अच्छे से कवर कर लिया है अपने आसपास में, और उसको अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन चीज़ यह है कि सॉल्ट डिजोल्व कैसे हुआ वाटर के अंदर, कैसे डिजोल्व हुआ, सोडियम और क्लोरीन जैसे ही पानी के अंदर डाला तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके आसपास अरेंज हो गए। सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनाइज हो जाता है वाटर में जाने के बाद, जब वो आयनाइज होगा या फिर कहते हैं डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो उसको कौन कवर कर लेगा, उसको वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, उसका ये एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर। उनके अंदर जो अट्रैक्शंस होती हैं बच्चों, वो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, बहुत वीक अट्रैक्शंस होती हैं, तो ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, जिसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखवा देती हूँ आपको कि कौन कौन किसके अंदर डिजॉल्व होता है और कौन किसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो पहली बात, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, NaCl कैन डिजॉल्व इन वाटर, आप जानते हो, है ना बच्चों? तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई आपके साथ में। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें जो पढ़नी है कि और भी तरह के सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं जो वाटर की तरह आयनिक नहीं होते हैं, पोलर नहीं होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक। दूसरी बात, वाटर के जैसे और पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि वाटर के जैसे और भी पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी बात भी करेंगे, एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात भी करेंगे कि उनमें क्या क्या डिजॉल्व होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये चीज़ लिख लेते हैं हम लोग, NaCl डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, एंड उसके अलावा जो हमारे पास है अदर सब्सटेंसेस होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं हमारे पास, बेंजीन, ईथर, ठीक है, एंड पोलर जो है इनको नॉन पोलर के साथ साथ कोवलेंट या ऑर्गेनिक भी कहा जाता है, कोवलेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये जनरली जो है ये इसमें आयनिक चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, एंड पोलर का तो आप जानते ही हो, वाटर। ठीक, अब इसके अलावा एक और भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, CCl4 जिसको कहा जाता है, ये भी लिखा मिल सकता है आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं। तो ये होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर NaCl डिजॉल्व कर जाता है इजीली। और मैं अगर आपको कहूँ नैफ्थलीन, नैफ्थलीन या और एंथ्रासीन, बच्चों इनका फॉर्मूला कैसा होता है, देखो, दिस इज नैफ्थलीन। एंथ्रासीन कैसा होता है, एंथ्रासीन ऐसा होता है। तो दोनों के ही फॉर्मूले में बच्चों सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है। जब दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो ये आयनिक तो होगा नहीं, ना इसमें डाइपोल बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी, इसलिए डाइपोल्स या फिर आयनिक नहीं होते हैं सब्सटेंसेस, ये कोवेलेंट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये किस में डिजॉल्व हो जाते हैं बच्चों, ये डिजॉल्व हो जाते हैं जाकर के, these dissolve in बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, रीजंस आपको पता है,
यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं नॉन पोलर है ये, और नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। तो इस तरह का आपका अगर क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन, मान लीजिए पूछा जाए आपसे वाई नैफ्थलीन डिसॉल्व इन ईथर या वाई नैफ्थलीन डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप लोगों ने आंसर यही लिखना है, बिकॉज नैफ्थलीन इज नॉन पोलर एंड वो डिसॉल्व किस में हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम ये लिख सकते हैं इजीली, और आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये टॉपिक क्लियर है, एंड इसका हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर फैक्टर जो है उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, एंड अगर समझ में आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड होमवर्क ये है, इतना जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है उसको आप लोग NCERT से एज वेल एज आपकी जो हेल्प बुक से है उससे रीड करेंगे, ठीक है। इतना आपको करना है, ये आपका होमवर्क है आज। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's